बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में महिलाओं और फिर बेटियों के खिलाफ घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, जहाँ साथ ही साथ नीतीश सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महिलाओं और फिर बेटियों पर सरकार संरक्षित अत्याचार की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने सहानुभूति तक नहीं जताई है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है। सरकार की तरफ से कोई भी संवेदना तक व्यक्त नहीं किया जाता है कि कोई भी घटना हो तो। जब बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना ही नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर के दिए गए विवादित बयान पर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेता और फिर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तो राहुल गांधी पर इतने गुस्से हो गए हैं कि पत्रकारों के सामने में ही राहुल गांधी को पशु तक बोल दिया गया। जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहने पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को दहशतगर्द बताकर के भारतीयों का अपमान किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि इन्होंने सिखों के साथ बर्बरता किया। बंगाल में जो हो रहा है उनका समर्थन करके ये सनातन को खत्म कर रहे हैं। जहाँ रामचरितमानस का अपमान करने वाले राजद के साथ ये लोग हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी सदन में हिंदुओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जहां सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए राहुल गांधी को 3 बार लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, फिर भी हर बार फेल हो जा रहे हैं। 5 बार के सांसद ऐसे संसद में बोलता है भला। राहुल गांधी जैसा आम आदमी सांसद के लायक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को सहिष्णुता का पक्षधर माना जाता है, लेकिन ये हिंदू को हिंसक बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संसद और फिर संसद के बाहर में इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। दोस्तों बिहार में बीते 2 हफ्ते में कई पुल गिर चुके हैं। आधे दर्जन से ज्यादा पुल अब तक गिर चुके हैं। वहीं पर पुल और फिर पाया धंसने के बाद अब बिहार से रेल पटरी धंसने का मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के मुंगेर रेल पटरी धंसने के कारण हड़कंप मच गया। मुंगेर के जमालपुर क्यूल रेलखंड पर हल्की सी बारिश में महरना गांव के पास रेल पटरी धंस गई। हालांकि यहां पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल मौके पर अंडरपास का काम चल रहा था और फिर बारिश के कारण यहां से मिट्टी सरक गया, जिस कारण वहां पर रेल पटरी धंस गई। हालांकि सूचना मिलते ही बचाव दल और फिर रेल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और फिर रेल की पटरी की मरम्मती के कार्य में युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। दोस्तों नेपाल में लगातार हो रही जबरदस्त बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियों में उफान है, जहां वहीं पर विभिन्न नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। कोसी, बागमती, कमला बलान, महानंदा, परमान नदी सोमवार को लाल निशान को पार कर गई, तो फिर गंडक नदी का जलस्तर चेतावनी तक के स्तर तक चला गया है। गंगा नदी पटना के दीघा घाट से लेकर के भागलपुर तक लगातार ऊपर चल रहा है। जल संसाधन विभाग के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है, जबकि बागमती खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर और कोसी नदी 52 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच गई है। इसी तरह कमला बलान 50 सेंटीमीटर और परमान नदी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इन सब का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बागमती मुजफ्फरपुर में एक चेतावनी स्तर तक पहुंच गई है। दोस्तों राज्यसभा में सोमवार को आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने संबोधन किया है, जब उन्होंने अपने भाषण के दौरान मशहूर वेब सीरीज पंचायत का भी जिक्र किया है। इस दौरान मनोज झा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का एक सर्वे हुआ और इस सर्वे पर केवल 28% लोगों का भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत की वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को सोचना चाहिए। इसके अलावा मनोज झा ने कहा कि राजद के प्रयास से जाति आधारित सर्वे हुआ है। इसके अनुसार आरक्षण सीमा बढ़ाकर के 65% की गई है। मोदी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तक को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया था, जहां अब 65% को मोदी जी ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करने पर राहुल गांधी पर परिवारवाद दायर किया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर में। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। आपको बता दूं कि सोमवार को संसद भवन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर के की गई टिप्पणी से आहत हिंदुत्ववादी नेता दिव्यांशु किशोर ने परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करके सुनवाई की थी 15 जुलाई 2024 मुकर्रर की है, जब भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और फिर 356 के तहत मामला दर्ज कराया है।
मामले में परिवादी हिंदूवादी नेता और गिरिराज सिंह फैन क्लब के दिवांशु किशोर ने बताया है कि कल कांग्रेस नेता के सांसद और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। इसी दौरान उन्होंने अपने बयान से देश भर में के करोड़ों हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जिसको लेकर के हम लोगों ने विचार किया है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे आहत होकर के कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसे कोर्ट ने आज स्वीकार भी किया है। दोस्तों, बिहार के भगोड़े अपराधियों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि उनकी फरारी में भी अब मुकदमा चलेगा। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत अभियुक्त के फरार होने के बाद भी, यानी कि अपराधी के फरार होने के बाद भी कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। पहले अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमे में कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। जब मामले लंबित रहते थे, यानी कि पेंडिंग में रहते थे, सिर्फ साक्ष्य की रिकॉर्डिंग होती थी, मामला इससे आगे नहीं बढ़ पाता था। इससे मामले में देरी और पेंडिंग रहने की समस्या बढ़ी और न्यायतंत्र पर से जनता का भरोसा कम हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी अपराधी भागेगा, जो भी अपराधी अगर पकड़ में नहीं आएगा पुलिस का, तो फिर उन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को कॉलेजों की टीचर ट्यूशन देंगे। जी हां, आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने बच्चों में विज्ञान को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जी हां, शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षक पढ़ाएंगे। इन कॉलेज शिक्षकों को रोस्टर बना करके हर दिन 1 घंटा पढ़ाना है। उन्हें 15वें दिन अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसको लेकर के निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के कॉलेजों के प्राचार्य और फिर डीओ को आपस में समन्वय करके इसे करवाने का जिम्मा मिला है। जहां अपर मुख्य सचिव और फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियमित शिक्षकों के साथ बीपीएससी से भी हाल के दिनों में शिक्षक बहाल हुए थे। यह आदेश खास करके ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है। रोस्टर बना करके हर दिन 1 घंटा पढ़ाना है। दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। जहां आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और वादा पूरा किया है। जल संसाधन विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के पद खाली हैं। सबसे अधिक पद खाली कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर के स्तर पर है, यानी कि जेई की। बहरहाल खाली पड़े पदों को भरने का उपक्रम शुरू हो गया है। एक एक करके सभी पदों पर नियुक्तियां होगी। पहले चरण में 2000 जेई की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राज्य सरकार अगले साल अक्टूबर नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और फिर रोजगार मिलाकर के बिहार में कुल 10 लाख लोगों के नियोजन की प्रक्रिया प्रतिबद्धता जता चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बारिश में ही अचानक राज्यपाल से कल मिलने पहुंच गए। इसके बाद से ही बिहार के सियासी हलचल तेज हो गई। जैसे सीएम नीतीश कुमार के अचानक राजभवन पहुंचने के बाद से बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जब भी अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो प्रदेश में यानी कि बिहार में सियासी समीकरण बदलते हैं। जब भी सीएम नीतीश कुमार की राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ बातचीत हो रही है। जब मुलाकात की वजह क्या है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। जब बिहार में नीतीश कुमार के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पिछली बार जब सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे तो फिर सियासी समीकरण ही बदल गया था। जब मंगलवार को एक बार फिर से बारिश के बीच ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजभवन पहुंचना भाजपा नेताओं के माथे पर शिकस्त की लकीर खींच रहा है। जब सूत्रों के माने तो ये एक सियासी मुलाकात है। जब इससे पहले 23 जून को भी सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे, जब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बिजली विभाग का कारनामा आए दिन सामने आते रहता है और इस तरीके का कारनामा सामने आ रहा है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 34 लाख का बिजली बिल आया था कुछ दिन पहले, लेकिन अब एक बार फिर से एक उपभोक्ता को 52 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा गया है। स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ता परेशान है। अब किसी को 30 लाख तो किसी को 52 लाख रुपए का बिजली बिल पहुंच रहा है। वहीं पर अचानक बिजली कटने के बाद जानकारी मिल रही है, जबकि अधिकारी धैर्य रखने और फिर सिस्टम में सुधार की बात कह रहे हैं। बिजली विभाग ने भले ही बिहार में प्रीपेड मीटर हर घर में लगाने का लक्ष्य बनाया है, पर ये स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। उपभोक्ता डिफरमेंट चार्ज कटने और फिर गलत बिजली बिल से परेशान है। यह ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र का है, जहां के हरिशंकर मनिहारी के हरीश कुमार जिनकी मीटर से 52 लाख रुपए का बिल भेजा गया है। जहां आपको बता दूं कि यही नहीं, हरीश के घर 27 जून से बिजली काट दी गई है और फिर वे विभाग के चक्कर लगा करके परेशान है।
बिहार में एनडीए एकजुट है, इसको दिखाने के लिए एक एनडीए बड़ी पहल करने जा रही है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए को बिहार में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल सकी हो, लेकिन एनडीए बिहार में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बिहार में एनडीए एकजुट होकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। दरअसल एनडीए लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के बाद भी उनका गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही इसी एकजुटता को दिखाने के लिए एनडीए की ओर से 5 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार से केंद्र में मंत्री बने सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल बिहार एनडीए ने एक बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि बिहार से केंद्र में एनडीए के जिन 8 मंत्रियों ने शपथ लिया है, उन तमाम मंत्रियों को एक साथ एक मंच पर ला करके सम्मानित किया जाए, ताकि इसका बड़ा मैसेज न सिर्फ एनडीए के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को दिया जा सके, बल्कि बिहार की जनता को भी ये संदेश दिया जा सके कि बिहार में एनडीए के जितने भी नेता और केंद्र में मंत्री बने हैं, वो एक साथ एकजुट होकर के बिहार की सेवा कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 3 जुलाई के लिए पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आपको बता दूं कि देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं, जिसके मुताबिक बिहार सहित कई राज्यों में आज पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। लेकिन कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। ऐसे में गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले ही ये पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल किस भाव पर मिल रहा है। दोस्तों, पटना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मिशन 100 डेज में शामिल कर लिया गया है, जहां अब 100 दिनों के अंदर इन सड़कों के काम को निर्माण कंपनी को आवंटित कर दिया जाएगा। बिहार की जो पहली सड़क प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल किया गया है, वह है रामनगर कच्ची दरगाह सड़क। ये कन्हौली नौबतपुर से आ रहे पटना रिंग रोड का हिस्सा है। जहाँ कच्ची दरगाह से इसे गंगा पर बन रहे 6 लेन पुल से संपर्कता मिलेगी। जहाँ रामनगर कच्ची दरगाह पुल का मामला फिलहाल जमीन अधिग्रहण की कागजी औपचारिकता में अटका है। जब मिशन 100 डेज में शामिल होने से अब इस सड़क का काम आगे बढ़ेगा, जब पटना रिंग रोड को इसके माध्यम से हाजीपुर की संपर्कता मिलेगी। दोस्तों, जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां सिर्फ अभियान के तहत वे एक दिन के लिए किशनगंज दौरे पर थे। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज को याद करना चाहिए कि आप यहां से बंगाल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। जब भी मुस्लिम समाज को लगे कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, तो फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में आपके और फिर आपके कौम पर सबसे बड़ा संकट CAA NRC का आया था। CAA NRC का संकट इतना बड़ा था कि मुस्लिम समाज की महिला भी सड़क पर आ गई थी और फिर धरना प्रदर्शन बैठी थी। आप याद कीजिए, CAA NRC का संकट कब रुका? संकट तब रुका जब 2 मई 2021 को बंगाल में हमने उन्हें शिकस्त दिया। बंगाल में जब दीदी के अपने लोग जब उन्हें छोड़ करके भागने लगे, तब देश में कौन आदमी था जो दीदी की मदद के लिए खड़ा हुआ? वह प्रशांत किशोर था। लालू, तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव बंगाल नहीं गए थे। जब 2 बरस बंगाल के गाँव में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भाजपा को 100 सीट पार होने नहीं दिया। 77 पर भाजपा को ऐसा रोका कि देख लीजिए, आज बिहार में भी हम यही व्यवस्था बना रहे हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। यहाँ प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से बस इतना कहूंगा कि अगर लड़ने के लिए लड़ना है तो फिर लालटेन को पकड़ के रहिए, मगर आप भाजपा को बिहार में पटन देना चाहते हैं तो फिर जन स्वराज के साथ जुड़िए। मैं आपको दावे के साथ जिताने का भरोसा दिलाता हूं, हमने बहुतों को जिताया है। इस बार आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप बिहार के लोगों को भी हारने नहीं देंगे। अगर आप किसान हैं और बिहार के रहने वाले हैं और आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप आम का पौधा लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। कौन देगा? बिहार सरकार देगा। जब बिहार सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी पूरी विस्तार से कि क्या योजना है, कैसे आप ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में बारिश का सीजन अभी शुरू हो चुका है। इस सीजन में आप अपने खेतों में आम का पौधा लगा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बिहार में आम का पौधा लगाने के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत आम विकास योजना के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो किसान बारिश के इस सीजन में आम का पेड़ लगाना चाहते हैं, वे फटाफट आवेदन को पूरा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष यानी कि पहला साल 18,000 रुपये एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्षों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगी।
यानी कि इसके लिए किसानों को कुल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ सामान्य श्रेणी में 78.56%, अनुसूचित जाति के 20% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44% किया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको वहां पर अप्लाई करना होगा। वेबसाइट का नाम है www.horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, बिहार अब इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। इंडस्ट्रियल हब मतलब कि यहाँ पर सामानों को तैयार किया जाएगा, उत्पाद किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सामानों को बनाया जाएगा, चाहे कोई भी सामान हो, यहाँ पर सामानों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हम आपको ये बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में बड़ा निवेश आने वाला है। जी, आपको बता दूं कि इसका संकेत कोलकाता इन्वेस्टर मीट में मिल गया है और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि कोलकाता के ताज बंगाल होटल में सोमवार को बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। इस इन्वेस्टर मीट का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से किया गया है। इन्वेस्टर मीट में शामिल उद्यमियों ने बिहार में निवेश को अपनी रुचि दिखाई है। जब उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार किस तरह से उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करा रही है, जो हाल के दिनों में निवेश के लिहाज से किस तरह से बिहार में आधारभूत संरचना का माहौल बना है। इन्वेस्टर मीट के बाद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 11-12 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होने वाला है। आपको बता दूं कि उद्योग मंत्री ने कहा है कि 11 और फिर 12 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन होगा। इसे केंद्र में रख करके उद्योग विभाग देश के अलग अलग शहरों में इन्वेस्टर मीट का आयोजन करेगा। जब कोलकाता में हुए इन्वेस्टर मीट में पर्यटन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने अपने सेक्टर में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया है। उद्योग मंत्री ने कहा है कि कोलकाता इन्वेस्टर मीट काफी सफल रहा। निवेशकों के बीच बिहार में निवेश को लेकर के एक सकारात्मक माहौल बना है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हर दिन सुबह शाम हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपराध को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। यह सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव ने शेखपुरा में एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े लाखों की लूट को लेकर के सरकार पर हमला बोला और बैंक लूट की सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा भी शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि शेखपुरा में सरकारी बदमाशों ने दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में घुस करके पिस्तौल और फिर बंदूक के बल पर 50 लाख रुपए लूट लिए। दरअसल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में मंगलराज की यही परिभाषा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर के देश भर में सियासत तेज हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण का आरजेडी ने समर्थन किया है। आरजेडी ने कहा है कि राहुल गांधी ने भाजपा को बिल्कुल भी सही आईना दिखाया है। जहां राजद ने आगे कहा कि सनातन का काम किसी को डराना और धमकाना नहीं बल्कि सौहार्द का वातावरण बनाना होता है, लेकिन भाजपा का काम समाज में डर और भय का माहौल बनाना मात्र है। संसद में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा जिस सनातन हिंदू की बात करती है वह ना तो सनातन है और ना ही हिंदू। हिंदू और सनातन का काम सबको साथ लेकर के चलना है, लेकिन इसको ठीक उलट भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं। आरजेडी ने यह भी कहा कि भाजपा के लोग भय का माहौल बनाते हैं, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। ये कभी भी हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती है। हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने सबको साथ लेकर के चलने के साथ सत्य मार्ग पर चलने की सीख दी है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यूपी मॉडल को लेकर के प्रदेश में लाने की बात कही है, यानी कि यूपी मॉडल अब बिहार में लागू होगी। ये कहना है भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। दरअसल विजय सिन्हा ने बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर वाले मॉडल की वकालत की है। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए अपराधियों के इनकाउंटर से जुड़ा हुआ बड़ा बयान दिया है। जब यूपी में सुमित सिंह के एनकाउंटर की बात करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि अपराधी जो भाषा समझेंगे अब उसी भाषा में कार्रवाई होगी। बिहार में भी इनकाउंटर मॉडल को फॉलो किया जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहाबुद्दीन गैंग के इनामी अपराधी सुमित का इनकाउंटर किया गया, जहां एसटीएफ ने सुमित का इनकाउंटर किया है। मुजफ्फरपुर के बैंक लुटेरों को भी इनकाउंटर किया गया है। जब विजय सिन्हा ने कहा कि यूपी और फिर बिहार एक ही मॉडल है, यह यूपी में राम है तो फिर बिहार में जानकी है। विजय सिन्हा ने कहा कि यूपी में बाद में इनकाउंटर में मॉडल लागू हुआ, बिहार में 2005 से ही यह मॉडल है, लेकिन अब इसमें तेजी दिखाई देगी। एनडीए सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के खत्म करने का निश्चय किया है, जब बिहार किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि अब बिहार में अपराधी जो भाषा समझेंगे उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा।
दोस्तों बिहार में पिछले कई दिनों से मानसून एक्टिव है। हालांकि जून माह में कई जिलों में बारिश हुई है, तो फिर वहीं पर कई जिलों में लोगों को बारिश का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जुलाई माह की शुरुआत से होते ही पूरे बिहार में मानसून की बारिश हो रही है। जब बरसात के मौसम ने यहां अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। विभाग के अनुसार मानसून की अच्छी बारिश होना भी जरूरी है। जहाँ अभी तक सभी जिलों में जितनी भी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, लेकिन जुलाई माह में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो सकता है, जिससे मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। कल भी बिहार के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जहां विभाग का अनुमान है कि आज पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ जिलों में आंधी और फिर वज्रपात गिरने की भी आसार है, जब पटना समेत कई इलाकों में हफ्ते भर के लिए अलर्ट लगा दिया गया। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई माह में मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। दो तरफ रेखाओं के सक्रिय होने की से बारिश हो रही है। यही वजह है कि पूरे बिहार में अच्छी बारिश होगी। आज 3 जुलाई को पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, मुंगेर, शेखपुरा में भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन और फिर बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछले सालों से 3 मंशा और फिर केंद्र से 3 ही मांग है। मुख्यमंत्री पिछले साल से इसको लेकर के कई बार केंद्र पर दबाव भी बना चुके हैं। वह चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ बिहार विधानसभा चुनाव हो और जातिगत आधार पर जनगणना हो। इसमें से पहली 2 मांग सबसे अहम है। उन्हें बिहार में भाजपा का बड़ा भाई बना देगी। नीतीश कुमार पहले चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव का हो, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अब सही समय देख करके वे अपने अंदाज में केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जदयू प्रवक्ता कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, ताकि बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगियों का कहना है कि नीतीश कुमार पिछले दशक से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार में पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार की मंशा विशेष राज्य का दर्जा के साथ महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने की भी है। नीतीश का कभी खुद को छोटा भाई कहने वाले लोकसभा चुनाव हार चुके नेता का कहना है कि नीतीश राज्य में विधानसभा चुनाव समय से पहले चाहते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। रहा विशेष राज्य के दर्जा का, तो ये सवाल बिहार का अधिकार है। दोस्तों बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर वज्रपात की चपेट में आने से औरंगाबाद में 2 लोगों की जान गई है, जबकि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर और दरभंगा में एक व्यक्ति की जान गंवानी पड़ी है। जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटनाओं पर गहरी शोक संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। अधिकारियों को अविलंब मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में वे पूरी सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझाव का अनुपालन करें। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्ट अंचलाधिकारी यानी कि सीओ और राजस्व पदाधिकारी यानी कि आरओ के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार के पदाधिकारियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अवैध तरीके से अर्जित की गई उनकी संपत्ति की जांच अपने स्तर से कराएगी। जरूरत पड़ने पर इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि अभी 90 से ज्यादा सीओ के खिलाफ जाँच चल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करते हुए सुपौल के 2 निवर्तमान सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की है। उन पर पद का दुरुपयोग करके अवैध कमाई करने के आरोप हैं। सुपौल के तत्कालीन सह भागलपुर जिला इस्माइलपुर के वर्तमान सीईओ प्रिंस राज तथा इसी अंचल से रिटायर हो चुके पूर्व सीईओ प्रभास नारायण लाल पर गाज गिरी है। प्रिंस राज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कोटे से राज्यसभा भेजा जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बड़े सहयोगी बीजेपी के कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। जब आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव 2024 हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी बिहार में कुशवाहा वोट बैंक की जरूरत को समझते हुए एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। ये एनडीए के सभी दलों के सामूहिक फैसला है।
दोस्तों, बिहार में जमीन के रिकॉर्ड इस साल पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएंगे। जैसे भी जिला अभिलेखागार डिजिटल लाइब्रेरी में बदल जाएंगे, इससे बिहार के सभी राज्य से संबंधित रिकॉर्ड यानी कि सभी जमीन से संबंधित कागजात एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस साल 274 अंचलों को डिजिटल लाइब्रेरी में परिणत किया जाएगा। यह चौथे कृषि रोड मैप इस कार्य को इस साल पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इस पर इस साल 12 करोड़ 83 लाख खर्च होंगे। जहाँ इससे पहले 260 अंचलों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम पूरा हो गया है। जहाँ इस कार्य पर 12 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, प्रशांत किशोर किशनगंज आए हुए थे। किशनगंज के बहादुरगंज में जनसुराज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आरएसएस जैसे मजबूत संगठन के कारण भाजपा की जीत होती है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने मुस्लिमों के बच्चों को पराया होता तो फिर आज प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनती। जब प्रशांत किशोर ने बहादुरगंज के कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिमों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब बताई गई है। उस समय भाजपा या फिर मोदी की सरकार नहीं थी, बल्कि लालू यादव और फिर कांग्रेस की सरकार थी, जिसे मुस्लिमों ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और फिर लालू प्रसाद यादव आपके बच्चों को पढ़ाया होता तो फिर कोई भी मोदी या फिर भाजपा की सरकार नहीं बनती। प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है कि इसी कारण से आज भी पिछड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुसलमानों की 18% आबादी है और इसके हिसाब से 40 विधायक होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 विधायक है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से मात्र 19 विधायक है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस और फिर राजद के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए वो विकल्प देने पहुंचे हैं। जब 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होगा तब प्रशांत किशोर नेता नहीं बनेगा, बल्कि जिसे सब लोग पसंद करेंगे उन्हें पार्टी का नेता बनाया जाएगा। जब वहीं पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इसलिए चुनाव जीते हैं क्योंकि उनके पीछे आरएसएस जैसे मजबूत संगठन का हाथ है। कल सदन में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू किया तो फिर विपक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा। जो आपको बता दूं कि विपक्षी सांसदों ने हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को सदन से आक्रामक तरीके से घेरा है। सदन में पिछले कई महीनों से हिंसा से प्रभावित मणिपुर को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के विपक्षी सदस्यों ने न्याय दो मणिपुर को न्याय दो, तानाशाही बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो के जोर शोर से नारे लगाए। विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार न्याय दो के नारे लगा करके पीएम मोदी और एनडीए सरकार को कड़े में खड़ा कर दिया। इसके पहले मणिपुर से कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में कहा कि उनके प्रदेश के 60,000 लोग 1 साल से राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और 200 से ज्यादा हिंसा में मारे जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं उस क्षण को शांत हो जाऊंगा जब पीएम मोदी अपना मुंह खोलेंगे और राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी कहेगी कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और हमें उस राज्य के लोगों की परवाह है। इसके बाद मैं स्वीकार करूंगा कि राष्ट्रवाद है। वहीं पर पीएम मोदी ने जब सदन में बोलना शुरू किया तब विपक्ष के सदस्यों ने उनसे मणिपुर पर बोलने की मांग की। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने हमें चुना है। मैं उन लोगों का दर्द समझ सकता हूं जो लगातार झूठ फैला करके बुरी तरीके से हार गए हैं। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को लोगों का समर्थन मिला है, जहां हम पूरी तरीके से भारत पहले के सिद्धांत पर चल रहे हैं। जहां उनके इस बयान पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में विपक्ष ने काफी जोरदार तरीके से नारेबाजी की, जिसका स्पीकर ने सख्त लहजे में विरोध किया। अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से सदन में उठने लगी है। आपको बता दूं कि आज जदयू के सांसद ने सदन में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग की है। आपको बता दूं कि जदयू के सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने ये मांग रखी है। आपको बता दूं कि लवली आनंद जदयू की सांसद है और जदयू बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। जदयू खुद सरकार में है और जदयू ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जबकि जेडीयू खुद ला करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते हैं। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं विपक्ष की तरह, क्योंकि विपक्ष का मांग होता है सत्ता पक्ष का नहीं। सत्ता पक्ष खुद जाकर के लाते हैं और यहाँ पर विपक्ष मांग करते हैं। लेकिन जो देखने को मिल रहा है, ये देखने को ये मिल रहा है कि सत्ता पक्ष खुद मांग कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष किससे मांग कर रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में है वही सरकार चला रहे हैं, वही देश चला रहे हैं, वही जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग खुद मांग कर रहे हैं, जबकि ये मांग विपक्ष को करनी चाहिए। यानी कि विपक्ष सत्ता पक्ष से मांग करते हैं, तब सत्ता पक्ष चाहे तो वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष खुद ये मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और राजनीति के तहत ये बस बहस छिड़ी हुई है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के। ऐसे में आपको बता दूं कि जदयू की सिर्फ लवली आनंद ही नहीं
बल्कि जेडीयू के और कई नेताओं ने भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की। सिर्फ जदयू नहीं बल्कि एनडीए में शामिल सभी दल, बीजेपी की छोड़कर के बाकी सभी दल बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जबकि ये लोग खुद सरकार में हैं। और राहुल गांधी के बयान को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर के आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को कार्रवाई से हटा सकते हैं, पर लोगों की स्मृति से कैसे हटाओगे? जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड से हटाए जाने के बाद आरजेडी के नेता और फिर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इसे लोगों की यादों से नहीं मिटाया जा सकता। जब मनोज झा ने दिल्ली में कहा कि आप इसे संसद के रिकॉर्ड से मिटा सकते हैं, लेकिन आप इसे लोगों की यादों से नहीं मिटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। जब कोई भी पार्टी या फिर संगठन किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के भाषण पर मंगलवार को कैंची चल गई, जहां उनके भाषण के बड़े हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसमें राहुल गांधी के भाषण एक जिन अंशों को हटाया गया है, उसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं और फिर हिंसा को लेकर के जो बयान दिए थे, जो उन्हें संसद की कार्रवाई से ही हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने जो संसद भवन में बयान दिया था, अब उस बयान को हटा दिया गया है। अब बयान को हटाने पर राहुल गांधी भड़क गए हैं, राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से ये मांग की है कि जिन हिस्सों को प्रोसीडिंग से हटाया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे विचारों को कार्रवाई से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। यह दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सोमवार को भाषण दिया था। बीजेपी के द्वारा आपत्ति जताने पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को लोकसभा ने प्रोसीडिंग से हटा दिया है, यानी कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। जहां बीजेपी ने राहुल गांधी पर हिंदुओं को लेकर के विवादित बयान कहने का आरोप लगाया था। इसी बात से भड़के राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख करके हटाए गए हिस्सों को फिर से बहाल करने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द को हटाया गया। इसको लेकर के किया गया भेदभाव समझ से परे है। जब मैंने सदन में सच्चाई रखी है, हर सांसद का अधिकार है कि वे संसद में अपने लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाएं। यह इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना भाषण दिया था। दोस्तों 2 हफ्ते के भीतर बिहार में 6 पुल गिर गए हैं। अब इसको लेकर के जांच होगी। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अब ये कमेटी इन पुलों की जांच करेगी कि आखिर ये पुल कैसे गिरा है, क्या साजिश के तहत गिराए गए हैं या फिर भ्रष्टाचार के तहत ये पुल गिराए गए हैं या गिर गए हैं। ये सभी जाँच होगी। जब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है, जब बताया है कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में बनी कमेटी इन पुलों की ढहने की पीछे के कारणों की जाँच करेगी और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इन पुलों के ढहने की असली वजह क्या है, इस बात का पता कमेटी लगाएगी और दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके बारे में अपनी राय रखेगी। अररिया, सिवान, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में पुल गिरने की बात सामने आई थी। आपको बता दूं कि अररिया, सिवान, मोतिहारी और किशनगंज में पुल ध्वस्त हुआ था। किशनगंज में 2 पुल ध्वस्त हुआ। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। जहां अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपको परेशानी ये हो रही है कि आप इंग्लिश नहीं बोलने पाते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश नहीं बोलना आता है, तो अब आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आप हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं, जो कि आपका सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, ऐसे में अगर आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपका उसमें रुकावट है इंग्लिश, जो कि मेडिकल की पढ़ाई में की जाती है, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में, बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी। बिहार सरकार ने इसी सत्र से हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश जारी कर दिया है। जब सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। देश में अब तक मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की थी, जब बिहार दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यह फैसला लिया गया है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी के माध्यम से कराने की व्यवस्था प्रभावी कर दी है। छात्रों के सामने विकल्प होगा कि वे चाहे हिंदी में पढ़ाई करें या फिर अंग्रेजी में। इससे पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट्स मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि अब लैंग्वेज यानी कि भाषा आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं होगी।
बालक बुद्धि और शोले फिल्म की मौसी। कांग्रेस की 99 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम करके सुनाया है लोकसभा में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस द्वारा 99 सीटें जीतने का जिक्र किया और शोले फिल्म की मौसी का भी किस्सा सुनाया। उन्होंने नाम लिए बिना राहुल गांधी को बालक बुद्धि का आदमी बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 के चुनाव में इस कांग्रेस के लिए देश की जनता ने जनादेश दिया है। इस देश का जनादेश है कि आप जब विपक्ष में ही बैठो और फिर तर्क खत्म हो जाए तो फिर चीखते रहो, चिल्लाते रहो। यह कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। यह तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। जहाँ अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता के आदेश को सिर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो शीर्षासन करने की दिशा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उनकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर के निकला और फिर अगर वह बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है तो रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति उसके पास आकर के बोलता है कि देखो चींटी मर गई है, देखो चिड़िया मर गई है, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका ध्यान भटका करके मन बहला दे देते हैं। जहाँ आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आप सबको शोले की वो मौसी याद होगी। तीसरी बार तो हारी है, पर मौसी ये मोरल विक्ट्री है ना। अरे मौसी, तेरे राज्य में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना, अपनी पार्टी की लुटिया तो डुबोई है। अरे मौसी, पार्टी अभी तो सांसें तो ले रही है ना। मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत लाओ, मत दबाओ। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजकल सहानुभूति पाने के लिए एक नई ड्रामेबाजी शुरू हो गई है, नया खेल शुरू हो रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ भी डर गई कि क्या हो गया। बच्चा कहने लगा, माँ आज स्कूल में मुझे मारा गया है, आज स्कूल में मुझे उसने मारा है, इसने मारा है। जोर जोर से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। माँ ने पूछा है कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वह बता नहीं पा रहा था, सिर्फ रो रहा था, मुझे मारा है, मुझे मारा है। उन्होंने कहा है कि बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उसने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी, या किसी बच्चे की किताबें फाड़ी थी, टीचर को चोर कहा था।